जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं बाल सुब्रमण्यम आप सभी की संविधान की कक्षाएं ले रहा हूं। हमारी ये जो कक्षाएं हैं वो एम लक्ष्मीकांत बुक पर बेस्ड हैं, तो आप सभी इस बुक को फॉलो करें। और जिन सभी को ये बुक कठिन लगती है तो आप अन्य प्रकाशक की बुक भी ले सकते हैं, लेकिन रेफरेंस में आप एम लक्ष्मीकांत को ही रखें, तो आपके भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सभी जो है प्री के साथ साथ आपको मेंस में भी लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो कोशिश करें, आदत डालें, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें, हमारी लेक्चर्स को फॉलो करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम संविधान के दूसरे अध्याय संविधान के निर्माण के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब से हो रही थी। इसकी शुरुआत होती है 1934 में एम एन राय जी द्वारा, जो कि वामपंथी दल के एक प्रखर नेता थे और इन्हें साम्यवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार ब्रिटेन में संसद में एक संविधान सभा थी और उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया, उसी तरह भारत में भी एक संविधान का निर्माण हो, वो भी संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इन्हीं एम एन रॉय जी के सुझावों को मानते हुए 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की मांग की तथा उसमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए कहा कि ये जो संविधान सभा होगी इस पर किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ताकि वो स्वायत्त रूप से संविधान का निर्माण कर सके। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किए गए घोषणा 1938 में, इसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार किया 1940 में, और इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है। अब संविधान के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो भारत आए एक संविधान के प्रारूप के साथ, ताकि वो भारत में संविधान का निर्माण में सहयोग कर सके। ठीक है। लेकिन इनके दिए गए सुझावों को आईएनसी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा इनके सुझावों को सिरे से नकार दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा यह कहा गया कि भारत को दो बराबर स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और उनकी दो अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जाए। अब इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन की स्थापना की, और इस कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव दिया कि दो संविधान सभा की मांग जो मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही थी उसे स्वीकार न किया जाए, और हुआ भी यही। दो संविधान सभा का जो मुस्लिम लीग का विचार था उसे नकार दिया गया। अब संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत भेजा गया था, उस कैबिनेट मिशन योजना द्वारा कुछ प्रस्ताव दिए गए, और उन्हीं प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन भारत में किया गया। ठीक है। अब इस योजना की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य संख्या थी, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से, है ना, और जो 93 थे वो देसी रियासतों से थे। अब उनमें भी 296 से 292 सदस्य जो थे उनका चयन 11 गवर्नर प्रांतों से किया जाना था, और जो बाकी 4 थे उनका चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से किया जाना था। ठीक है। इस प्रकार संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सीटों का आवंटन किया गया था, 389 में से 296 और 93। ठीक है। अब प्रांतों और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर, जो कि लगभग 10 लाख पर एक सीट होती है, इस प्रकार सीटों का चयन वहां से किया गया था। ठीक है। यह है हमारी पहली संविधान सभा। उसका एक चित्र है कि कैसा वो पहला दिन था, 9 दिसंबर सन 1946। यही वो दिन था जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो ये इसकी तस्वीर है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है पाकिस्तान की संविधान सभा। जैसे भारत में संविधान सभा बनी थी, वैसे ही पाकिस्तान को भी डोमिनियन स्टेट बनाया गया था और वहां भी संविधान सभा थी। तो ये उसका चित्र है। ठीक है। अब ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के आधार पर किया जाना था। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा कि कैसे समुदायों को बांट दिया गया था, और धर्म के आधार पर जो है निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया था। किनके द्वारा? मिंटो के द्वारा। ठीक है। वही हुआ यहाँ पर 3 प्रमुख समुदाय। तो उसमें मुस्लिम को एक
मुख्य समुदाय माना गया, ठीक है, सिख को समुदाय माना गया, और एक तीसरा था सामान्य, जिसमें हिंदू, जैन, बुद्ध, दलित और जितने भी अन्य समुदाय थे सभी को सम्मिलित कर दिया गया था। तो इस प्रकार उस समय केवल 3 समुदाय जो थे जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन के लिए सुरक्षित किए गए थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय असेंबली में उसी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाना था। ये तो ऑब्वियस सी बात है। मुस्लिम जो समुदाय है वो केवल मुस्लिम नेता का चयन करेंगे, सिख नेता का चयन करेंगे, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो मिलकर के सामान्य वर्ग के नेता का चयन करेंगे। यही वही बात है। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके जो राज्य प्रमुख है, जो राजा है, जो सुल्तान है या नवाब है, उनके द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई और अगस्त 1946 में किए गए थे। ठीक है, ये सब फैक्ट की बातें हैं, आप इन्हें याद रखें, देखें 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। अब चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस समय 228 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और स्वतंत्र रूप से कुछ सदस्य थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 15 सीटें प्राप्त की थी। अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कि कैसे संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ था और कैसे उसके आगे के कार्य संविधान सभा द्वारा संचालित किए गए। तो जैसा कि हमने देखा ही, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इस बैठक का मुस्लिम लीग ने पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उनकी मांग थी कि उस समय विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मांग की थी कि भाई हमारे लिए भी एक अलग से संविधान सभा का गठन किया जाए, जो कि उस समय नकार दिया गया था। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया था और अब पाकिस्तान की मांग की थी कि भाई हमको एक हमारा देश बना के दे दो। इस बैठक में केवल 211 सदस्य ही सम्मिलित हुए थे। तो आप इसको याद रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग थे? 211 सदस्य, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था। अब बात आती है किसी भी सभा में उसके अध्यक्ष की। तो फ्रांस में एक प्रथा है कि यदि कोई सभा होती है तो उसमें किसी भी अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और उस अस्थायी अध्यक्ष के निर्देशन में स्थायी सदस्य का यानी स्थायी अध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। उसी प्रकार भारत में भी जब संविधान सभा बनी तो उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और इनका जो अस्थायी सदस्य है उनका चयन वरिष्ठता के आधार पर होता है। जो भी सदस्य वरिष्ठतम होते हैं सभा में उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है सभी सभागण के द्वारा और उनके निर्देशन में फिर बाद में भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया। अब भारतीय संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, पहले एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णामाचारी। ये आप नाम याद रखिए क्योंकि जिस प्रकार आजकल पीएससी का पैटर्न चल रहा है तो वो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो आप सब ये नाम एक बार ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे तो आपको उसमें क्लिक कर जाएगा। जैसे भारतीय संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिन्हें बिहार के जो मॉडर्न बिहार है उनके उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है, ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप फोटो या चेहरे से भी आप नाम याद रख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में। जैसा कि हमने अभी देखा 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन से सीधे चौथे दिन यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और यह उसी की तस्वीर है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव दे रहे हैं, उद्घोषित कर रहे हैं। ठीक है, ये वही चीज है जो हमने अभी पढ़ा 13 दिसंबर 1946। आप इस डेट को याद रखिए, फैक्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण डेट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या बताता है? यह बताता है संवैधानिक संरचना के ढांचे के बारे में और जो प्रस्तावना है वो बताता है कि उसमें किस दर्शन की झलक है ना। एक प्रकार के प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक संरचना का ढांचा और उसकी दर्शन की झलक के बारे में बताता है। संविधान सभा
ठीक है, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है। उद्देश्य प्रस्ताव में यह जब नेहरू जी द्वारा बताया गया तो उसमें यह भी कहा गया कि संविधान सभा जो है भारत को एक संप्रभु, मतलब जिसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, वो अपने निर्णय लेने में स्वयं सर्वशक्तिमान है, ऐसा संप्रभु गणराज्य जिस पे राजशाही नहीं, लोकतंत्र के द्वारा चयनित व्यक्ति जो है वह मतलब जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही उस पर राज्य करता है सेवा करके के लिए। ठीक है, गणराज्य घोषित करता है। अब भारतीय संघ का हिस्सा वह कौन होगा जो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे? वे सभी क्षेत्र जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थे, यानी ब्रिटिश आधिपत्य में रहे वो क्षेत्र, वे देशी रियासतें जो भारतीय भूगोल के अंतर्गत आती हैं, और वो वैदेशिक क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं। जैसे कि नेपाल उस समय भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जब सिक्किम ने कहा कि हम भारत की क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो एक उसका उदाहरण है कि भारतीय संघ का हिस्सा कौन होंगे जो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो इन सब का निर्धारण जो है संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, और संविधान सभा के बाद संविधान में लिखे गए नियमों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, अब संविधान सभा द्वारा सभी क्षेत्र और उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया। जो उस समय वर्तमान रूप में भारत का जो नक्शा था उसका निर्धारण भी संविधान सभा द्वारा ही किया गया, यह इसमें बताया गया है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत की जनता किस चीज का द्योतक है, किस चीज का स्रोत है। स्वयंप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां, है ना, यानी भारत में नहीं जितनी भी शक्तियां हैं वह प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग और सरकार के अंग, सभी का स्रोत जो है भारत की जनता होगी। कुल मिला के एक लोकतांत्रिक देश में जो सर्वोच्च शक्ति है वो उस देश के लोगों के हाथों में होती है, उस देश की जनता के हाथों में होती है, यही वह कहना चाहते थे। ठीक है, अब अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा। अब हम उस समय के भारत की कल्पना करें जब भारत जो था ब्रिटिश के अधीन था। उस समय हमारे जो देश में सांप्रदायिकतावाद भी बहुत ज़्यादा हो गया था। लोग जो हैं इन सारी चीज़ों, अल्पसंख्यक लोगों को, पिछड़े लोगों को दबा के रखना चाहते थे जो उच्च वर्ग के लोग हैं। तो उनसे इन लोगों के सुरक्षा के लिए भारत में पर्याप्त इंतजाम हो उस समय स्वतंत्र भारत में, तो उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव में भी यह प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, अब प्राचीन भूमि, भारतीय भूमि को प्राचीन भूमि कहा गया। ठीक है, अब विश्व में उसके अधिकार और उचित स्थान दिलाना। भारत को एक समय विश्व का गुरु कहा जाता था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भारत को वही सम्मान वापस पुनः दिलाना है ना। इसलिए यह कहा गया कि उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाना तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देना, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत आज भी कर रहा है ना। भारत आज भी शांति सेनाएं अन्य देशों में भेजता है ना, और किसी भी प्रकार के गुटबाजी में भारत कभी नहीं आता। वह हमेशा निरपेक्ष रूप से एकदम अडिग रहता है। किसी भी स्थिति में हो वो किसी भी देश, अन्य देश का साथ नहीं देता, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर वो शीत युद्ध हो, जो भी हो, वह कभी भी किसी भी युद्ध में किसी का साथ नहीं देता, वह निरपेक्ष बना रहता है। अब उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946, आप इस डेट को भी ध्यान रखें, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अब ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा क्या अमूलचूल परिवर्तन हुए उनके बारे में हम जानते हैं। पहला, देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे पहले संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी इसमें शामिल होने लगे थे। खासकर माउंटबेटन योजना या स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दोनों सेम है, उसके स्वीकार करने के पश्चात अन्य देशी रियासतों के जो भी प्रतिनिधि थे वो भी अपनी सीटें ग्रहण करने लगे थे, संविधान सभा में आकर के बैठते थे और बाकायदा उन बैठकों में शामिल होते थे। अब इसका एक और असर यह पड़ा कि भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग थे, पाकिस्तान तो अब अलग हो गया, लेकिन भारत में मुस्लिम लीग अभी भी बनी हुई थी, उनके सदस्य अभी भी बने हुए थे, तो उनके जो सदस्य थे वो भी आकर के संविधान सभा में शामिल होने लगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है,
अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या माउंटबेटन योजना, ठीक है, सभा की स्थिति में 3 मुख्य परिवर्तन हुए। क्या हुआ? सभा की पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। अब संप्रभु निकाय बनाया इसलिए गया ताकि वो कोई भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम रह सके, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जा सके, है ना, किसी भी प्रकार का, ताकि वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सके। संविधान का स्वतंत्र प्रारूप बनाना बहुत ही जरूरी था ताकि वो किसी एक पक्ष के लिए झुक ना जाए, पक्षपाती न बन जाए, इसलिए उसे निरपेक्ष बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब सभा को 2 अलग अलग काम करने थे। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा आम लोगों के लिए कानून बनाना। है एक ही सभा, संविधान सभा, लेकिन वो 2 अलग अलग कार्य कर रहा था एक साथ। संविधान भी बना रहा था और सामान्य लोगों के लिए कानून भी बना रहा था। जब संसद की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन जब उस सभा की बैठक विधायिका के रूप में, यानी कि आम इंसान के लिए बनाए गए कानून बनाने के लिए होती थी, तब उस समय उनकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर द्वारा की जाती थी। तो ये 2 अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही संविधान सभा से रही है। तो आपको नाम याद रखना है, जब संविधान बनाने के लिए कोई समिति बनेगी तो उसकी अध्यक्षता बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, लेकिन जब विधायिका द्वारा यह सभा ली जाएगी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी द्वारा की जाएगी। तो ये 2 फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। अब ये संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों के रूप में कार्य करती रही। मतलब वो दोनों काम करती थी, विधायिका के रूप में भी, संविधान सभा के रूप में भी। ठीक है, यही बताया गया है 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हो गया था और इसे सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर इसे मूल रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, मतलब उसे मान्यता दे दी गई थी, उसे स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा है, विधानसभा टाइपो एरर है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? डोमिनियन स्टेट बन गए 2, पाकिस्तान बन गया, तो ऑब्वियस ही बात है मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के समर्थक थे वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए वो संविधान सभा से अलग हो गए। पाकिस्तान निर्माण के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो 389 थी वो 299 रह गई, मतलब 90 कम हो गए। ठीक है, 389 से 299, आप ये याद रखिए, नंबर महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रांतों की संख्या जो उस समय 296 थी, जिसमें 292 और 4 ब्रिटिश गवर्नर प्रांत और 4 जो थे आयुक्त प्रांत, ऐसा बंटवारा कर गया था सीटों के निर्धारण के लिए। अब 296 में से केवल 229 रह गए थे। ठीक है, और जो देसी रियासतें थी वो 93 से 70 रह गए थे। ठीक है, अब जब भारत का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान, ठीक है, इन 2 हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दिया गया। भारत की जो 389 सीटें थी वो हो गई 299। ठीक है, वैसी देसी रियासतें अब हमारे पास 93 से रह गई 70, बाकी बचे इन क्षेत्रों में चले गई। ठीक है, एक्चुअली ये बंगाल का पूरा हिस्सा था, बंगाल का जो पश्चिमी हिस्सा वो काट करके पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल संख्या ज्यादा थी, मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा थी। हालांकि संख्या पश्चिम में भी थी, लेकिन ये क्षेत्र जो है बहुत पहले से नवाबों का क्षेत्र रहा है, नवाब वहां पर शासन करते रहे, इसलिए इस क्षेत्र को जो है पूर्वी पाकिस्तान बना करके पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है, यह है मुस्लिम लीग के सदस्यों की एक पिक्चर, और ये हैं जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। यह है मुस्लिम लीग के सदस्यों की चित्र। ठीक है, अब संविधान निर्माण और आम कानून के लागू करने के अलावा संविधान के और क्या मुख्य कार्य थे, इनके बारे में हम जानेंगे।
1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। अब राष्ट्रमंडल हमने पहले भी जाना है, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जहां पर कभी ब्रिटिश लोगों ने राज्य किया है या राज्य कर रहे हैं, उनकी कॉलोनी रह चुके जो देश हैं, उन्हें उन देशों का समूह जो था राष्ट्रमंडल था। क्योंकि भारत अभी आजाद हुआ था, इसलिए ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत ने फिर भी इसकी सदस्यता ग्रहण की। ठीक है। 22 जुलाई 1947 हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। 22 जुलाई 1947, क्रम याद रखिए। 1900 हालांकि पहले हो जाता है, बाद में होता है 49 में, और 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहले राष्ट्रगान को अपनाया जाता है 22 जुलाई 1950 को। 22 जुलाई 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है, सॉरी 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया जाता है। अब 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति का चयन क्यों किया गया? क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र प्रमुख होगा नहीं, हम संविधान को अपना सकते नहीं। हालांकि यह संविधान जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन संविधान को अपनाने के लिए आपको किसी एक राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होगी, जो कि राजशाही में राजा या सम्राट हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा भारत गणराज्य है, यहां कोई राजशाही या सम्राट नहीं है, इसीलिए संविधान सभा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा ही चुनी गई एक सभा है, उनसे ही एक नेता का चयन किया गया है राष्ट्र प्रमुख के लिए, राष्ट्रपति है ना बनाने के लिए, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई आपको। संविधान सभा द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया, और ये डेट आप आसानी से याद रख सकते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फैक्ट है और हो सकता है कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि पूछा भी गया है कई बार, लेकिन आपको याद रखना है। संविधान सभा द्वारा कुल 11 बैठकें की गई थी। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इन फ्यूचर पूछा जाए, इसलिए आप बैठकों की संख्या याद रखें कि कुल संविधान सभा द्वारा 11 बैठकें की गई थी इन 2 सालों 11 महीने और 18 दिनों में, है ना। संविधान निर्माताओं द्वारा 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। उस समय जितने भी देश संविधान अपना चुके थे, उन सभी 60 देशों का अवलोकन करने के पश्चात हमारे संविधान का अभ्युदय हुआ है। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का प्रारूप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो प्रारूप अर्थात उस स्ट्रक्चर के बारे में कि संविधान कैसा होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है, और भविष्य में आने वाली चीजों के लिए उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा। तो ये प्रारूप तैयार किया गया था, और इसके लिए एक अलग से प्रारूप समिति भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि उस समय के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे हमारे भारतीय राजनीति में। तो उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उन्हें ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है। अब संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख, मतलब 1947-46 के समय, मतलब 46 से लेकर के 1950 जब तक 49 है ना, 24 नवंबर 1949 तक लगभग 64 लाख का खर्च हो गया था। क्योंकि सदस्य दूसरे देश जाते थे, वहाँ के संविधान की प्रति लेते थे, वहाँ के जो विधायिका थी वहाँ से समझते थे कि संविधान का कैसा प्रारूप है, उसे कैसे बनाया गया है, और किन नियमों कायदों के तहत वहाँ के समाज के लिए वो कैसे लाभकारी है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वहाँ जाना भी जरूरी था, वहाँ के विद्वानों से विचार विमर्श करना जरूरी था, और वहाँ से संविधान लाना जरूरी था। तो इन सभी चीज़ों में और बैठकों में, तो इन सभी चीज़ों में लगभग 64 लाख, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम होती थी, खर्च हुई थी। और इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और ये वही दिन है जब हम अपने राष्ट्रपति को, भारत के पहले राष्ट्रपति को प्राप्त करते हैं भारत, है ना, 24 जनवरी 1950। और उसी दिन
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, राष्ट्रपति का चयन किया गया और चौथा संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण तिथि है जहां पर जिसमें 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। ठीक है। अब संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में बड़ी समितियां भी थी, छोटी समितियां भी थी, लेकिन उसमें 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, तो हम उनको ही जानेंगे। ठीक है। पहला है संघ शक्ति समिति। अब इसमें भी ध्यान देने बात योग्य यह है कि जितने भी बड़ी मजबूत समितियां थी उन सभी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनसे जो कम शक्तिशाली लेकिन महत्वपूर्ण समितियां थी उनके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था, और वे सारी समितियां जहां नियम और मतलब संविधान भारत के तहत बनाए गए नियम की चर्चा होती थी उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था उनमें अध्यक्ष। तो आइए जानते हैं कैसे था। संघ शक्ति समिति, भारतीय संघ अर्थात भारत के लिए पूर्ण भारत के लिए जितनी भी शक्तियां समिति निर्धारित करेगी उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हमने अभी जाना। संघीय संविधान समिति, संघ के लिए जो संविधान बनेगा उनमें क्या किन किन नियमों को स्वीकारोक्ति दी जाएगी, तो उस समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतीय संविधान, राज्य के बाद मतलब देश के बाद संघ के बाद आता है प्रांत राज्य, तो उनके लिए जो भी स्वीकारोक्ति होगी समिति द्वारा वो दी जाएगी। अध्यक्ष जो थे उन समितियों के सरदार पटेल। उसी प्रकार प्रारूप समिति, ये तो हम जानते ही हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति तथा भविष्य के क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? भविष्य के क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, भविष्य में आने वाली जितनी भी देशी रियासतों का विलय भारत में किसने कराया? सरदार पटेल ने। तो उस समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? सरदार पटेल। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। अब प्रक्रिया और नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने अभी ही बताया आपको कि जितने भी नियम बनाने वाली समितियां थी, समिति के लिए जो नियम बनाएंगे और अन्य समितियों के लिए जो नियम बनाएंगे, और तो ऐसी और उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, उन सभी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन होगा, क्योंकि उस समय वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी नियुक्त थे और बाद में वही राष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे हम समितियों के आधार मतलब अध्यक्ष के आधार पर समितियों को याद रख सकते हैं, या समितियों के शक्ति के आधार पर उनके अध्यक्ष को याद कर सकते हैं। ठीक है। अब राज्यों के लिए समिति, फिर से राज्य जैसे यहां पर एक महत्वपूर्ण शक्ति जो संघ के बाद राज्यों को प्राप्त होती है, प्रांतों को प्राप्त होती है, तो उनके समिति के अध्यक्ष फिर कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, फिर से वही बात है, नियम बनाने के बाद उसका संचालन कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए उसके अध्यक्ष को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इस प्रकार हम अध्यक्ष और उनकी समितियां याद कर सकते हैं। ये 8 बड़ी समितियां मुख्य है ना। उसके बाद बहुत सारी छोटी समितियां थी, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इन महत्वपूर्ण समितियों को याद रखिए उनके अध्यक्ष के साथ। ये हैं प्रारूप समिति के सदस्य, इनको तो आप जानते ही हैं, और उनके समिति के बाकी सदस्य। प्रारूप समिति, संविधान सभा में प्रारूप समिति एक बहुत ही मुख्य समिति है ना, बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि यही वो समिति है जो कि संविधान के सारे स्ट्रक्चर को बनाएगी, उनके प्रारूप को बनाएगी। उसमें क्या शामिल होने हैं, क्या नहीं होने हैं, उन सब का निर्धारण प्रारूप समिति ही करती है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा बनी 1946 में, लेकिन प्रारूप समिति का गठन हुआ 1947 में। वो भी कब? 29 अगस्त 1947। ठीक है। इस समिति को नए संविधान के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है। समिति के 7 प्रमुख सदस्य थे। पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो कि उसके अध्यक्ष थे। दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। पहले अम्बेडकर जी, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर जी, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे डॉक्टर K मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे N माधवराव,
इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी। स्वास्थ्यगत कारणों से इन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया था और उन रिक्त स्थान को पूर्ण किया था डॉक्टर एन माधव राव ने। और अंतिम थे टीटी कृष्णामाचारी। आप इन्हें याद होंगे क्योंकि ये भी एक उपाध्यक्ष थे किसके, संविधान सभा के। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। टीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी उनके मित्रोपरांत। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधव राव, सादुल्ला साहब, डॉक्टर के एम मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, अयंगर साहब और बी आर अंबेडकर जी। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ठीक है, फरवरी 1947 में 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। उसके बाद पहली बैठक जो थी फरवरी 1948 में प्रारूप समिति की, है ना, उन्होंने पहला जो है प्रारूप प्रकाशित किया। ठीक है, काट दो ना। तो ठीक है, इस प्रकार फरवरी 1948 को पहला प्रारूप जो था संविधान का प्रकाशित किया गया था। 29 अगस्त 1947 को समिति का गठन हुआ था, प्रारूप समिति, और उसने फरवरी 1948 को ही पहला प्रारूप प्रकाशित किया। प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, है ना, और इस पर संशोधन प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय लिया गया। मतलब जब पहला प्रारूप पेश किया गया तो उसके बाद 8 महीने का समय दिया गया सदस्यों को पढ़ने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए कि भाई आप पढ़ो, इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, इन सभी को आप 8 महीने के अंदर समिति को बताएं। ठीक है, अब अक्टूबर 1948, समय देखिए, फरवरी को पहला प्रारूप प्रकाशित किया और अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। पहला कब, फरवरी 1947, दूसरा अक्टूबर 1947 और अंतिम जो था 4 नवंबर 1948। ठीक है, सभा में 5 दिनों तक अर्थात 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। किस पर, उसके अंतिम प्रारूप पर। संविधान पर दूसरी बार विचार कब हुआ, 15 नवंबर 1948 को। ठीक है, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला, सबसे लंबा, लगभग 1 साल। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर चर्चा जो है वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित जो घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था उसे पूर्ण घोषित कर दिया गया और सभी सदस्य और अध्यक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और ये है वो चित्र जिसमें सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, और अन्य सदस्य जो है हस्ताक्षर करते दिख रहे हैं। किस पर, संविधान के मूल प्रति पर। और इसके संविधान पर हस्ताक्षर होने के साथ ही यह जो है संविधान पूर्ण हो गया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को प्रारूप में आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को ही यह संविधान जो है भारत के लोगों को यानी कि अर्पित किया गया है, उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, यही डेट उसमें लिखा रहता प्रस्तावना में। और गणतंत्र दिवस में क्या किया गया, इसे भारत में लागू किया गया। ठीक है, ये दोनों डेट को आप समझिएगा, है ना। इसी बीच डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड यह प्रस्ताव किया, और ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसे भी एक याद रखें कि यह प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा। क्या प्रस्ताव दिया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये हो गई। सभा में कुल 299 सदस्यों ने, उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। 299 सदस्य कैसे हुए थे, पाकिस्तान के अलग होने के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। 389 में से 299 सदस्य संविधान सभा में बचे हुए थे, उसमें से भी 284 उस दिन उपस्थित थे, बाकी सदस्य किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं थे। तो इन्होंने ही संविधान के जो मूल प्रति है उसमें हस्ताक्षर किए। ठीक है,
और 26 नवंबर 1949 का ही उल्लेख जो है ना, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था, जैसा कि हमने पहले भी ये बात की थी। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 में अपनाए गए संविधान में क्या क्या था? प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तीन चीजें थी जो 26 नवंबर 1949 के अपनाए गए संविधान में था: प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा था, है ना। मतलब ये जो फाइनल प्रारूप था उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी थे, उन्होंने ही जो संविधान के इस प्रारूप को संसद में रखा था। ठीक है, संविधान सभा या संसद उसमें रखा था। भारत के संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को पहचाना जाता है। तो पहला, संविधान के पिता के रूप में किन्हें पहचाना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दूसरा, संविधान विशेषज्ञ, यह एक हो गया संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, ये तीन अन्य नामों से भी उन्हें जाना जाता है। और एक प्रमुख नाम जो कि आज बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है आधुनिक मानव के रूप में। आधुनिक मानव, एक्चुअली ये आधुनिक मनु है, मनु, ये एक और टाइपो एरर है। तो इस प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान के पिता के रूप में, संविधान विशेषज्ञ के रूप में, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता के रूप में, प्रमुख भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में और आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। तो ये BR अम्बेडकर जी को कुछ उपाधियां दी गई हैं, है ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, और इसे ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में चुनने का मुख्य कारण यह था कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1930 में INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने के रूप में निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव दिया गया था और इसी के कारण 26 जनवरी को ही जो है गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान को जो अपनाया गया, तभी यह दिन महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अब कुछ तथ्य हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा, मतलब जो भी उसमें संविधान में अनुच्छेद वगैरह बनते थे तो उसमें मुहर के रूप में हाथी का जो चिन्ह है उसे बनाया जाता था। ठीक है, मुहर। सर BN राव जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अब संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि उस तात्कालिक संविधान सभा में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और पढ़े लिखे व्यक्ति जो BR अम्बेडकर जी सेकंड में आते थे, सबसे ज्यादा थे सर BN राव, इसलिए उन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब उस समय सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड व्यक्ति थे सर BN राव, है ना, इसलिए उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अंगर सर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये कुछ उपाधियां हैं। एक संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी, सचिव HR अंगर सर और मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी। प्रारूप समिति हमको पता है, मुख्य प्रारूपकार है ना LN मुखर्जी, इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये चार जो है फैक्ट है कि संविधान सभा द्वारा मुहर के रूप में किसका चयन किया गया था, तो हाथी के प्रतीक का। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। HVR अंगर जी थे, क्या थे? सचिव। ठीक है, और मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी। तो इस प्रकार हमारा जो आज का विषय है संविधान का निर्माण, वो आज खत्म होता है और अगली कक्षाओं में हम आने वाले जो संविधान के विषय हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी का और अगली कक्षा में मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।